पेज नंबर 58 से होगा, चैप्टर 12 से। चैप्टर का नाम है पारिभाषिक शब्दावली। देखिए ना, स्टार्टिंग में लाइन में पहला विभिन्न ध्वनियों के संयोग और मेल से बने। तो आज ज्वाइन नहीं करेगा स्टूडेंट? शुरू करें क्या? गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज का क्लास शुरू करते हैं। आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है पारिभाषिक शब्दावली, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारा जो यूनिट है उसमें से इकाई 2 या सेकेंड यूनिट हमारा, इसको इस चैप्टर के खत्म होने के साथ ही चैप्टर यूनिट हमारा खत्म हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। विभिन्न ध्वनियों के संयोग और मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। तो भाषा में प्रायः सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। शब्दों का वर्गीकरण स्रोत, रचना व अर्थ और प्रयोग के आधार पर शब्दों का कई प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। हिंदी में प्रयोग विषय या प्रयोग क्षेत्र के आधार पर शब्द को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जो निम्न प्रकार से है। सामान्य शब्द, अर्ध परिभाषिक शब्द, परिभाषिक शब्द। सामान्य शब्दों का संबंध जीवन और जगत के सामान्य व्यवहार तथा बोलचाल आदि से है। ऐसे शब्द रोजमर्रा के सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त होते हैं, जैसे खाना पीना, चलना, माँ पिता, ठंडा गरम, रोटी पानी, कलम इत्यादि। अर्ध परिभाषिक शब्द किसे कहते हैं उसे देखते हैं। सामान्य शब्दों के अलावा कुछ ऐसे शब्द हैं जो सामान्य तथा परिभाषिक दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। सामान्य शब्द तो आसानी से पहचाने जा सकते हैं, किंतु अर्ध परिभाषिक शब्द को उसकी विशिष्टताओं के द्वारा ही पहचाना जा सकता है, यथा माया, विपदा, वेदना, सृजन, आपत्ति, रस, अर्थ आदि ऐसे अनेक शब्द हैं जो अर्ध परिभाषिक शब्द हैं। परिभाषिक शब्द, पारिभाषिक शब्द को तकनीकी शब्द भी कहा जाता है। वस्तुतः टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के पर्याय के रूप में हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली अथवा तकनीकी शब्दावली का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है। हम यहाँ पारिभाषिक शब्द का विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। विख्यात कोशकार डॉक्टर रघुवीर ने पारिभाषिक शब्द की व्याख्या देते हुए लिखा है, जिन शब्दों की अर्थ सीमा बांध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं, और जिसकी सीमा नहीं बांधी जाती वे सामान्य शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए, विद्यार्थियों ने देखा होगा कि विभिन्न विषयों में कुछ शब्द होते हैं जिनका इस विषय के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ होता है। ऐसे शब्द उस विषय के किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं। यदि पाठक इस विशेष अर्थ को नहीं जानता तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसी प्रकार किसी ग्रंथ के अध्ययन और लेखन में हमारे सामने कई प्रकार के शब्द आते हैं। जब हम किसी ग्रंथ का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं तो अनेक ऐसे शब्द होते हैं जिनके बदले हम दूसरी भाषा के एक से अधिक पर्यायों में से इच्छा अनुसार किसी एक को चुनकर प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि जिस भाषा में अनुवाद किया जा रहा है उसमें ऐसे शब्दों के उपयुक्त पर्याय का ही प्रयोग किया जा सकता है जिसका विशिष्ट सुविचारित अभिप्राय होता है। ऐसे ही विशिष्ट शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहा जाता है।
अंकित पढ़िए तो यहाँ से पारिभाषिक शब्द की परिभाषाएं। पारिभाषिक शब्द की परिभाषाएं। पारिभाषिक शब्द अंग्रेजी के टेक्निकल शब्द का पर्याय है। कोश ग्रंथों के अनुसार टेक्निकल का अर्थ है विशिष्ट कला, विज्ञान तथा शिल्प विषयक अथवा विशिष्ट कला के बारे में। इससे तात्पर्य यह हुआ कि पारिभाषिक शब्द वह है जो किसी ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र में एक विशिष्ट तथा निश्चित अर्थ के प्रयुक्त किया जाता है। इसकी विविध विद्वानों द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। चेम्बर्स टेक्निकल डिक्शनरी के अनुसार पारिभाषिक शब्दावली विशिष्ट विचारों को लिपिबद्ध करने हेतु ग्रहण, अनुकूलन और मान द्वारा तैयार किए जाने वाले प्रतीक मात्र है। रैंडम हाउस के अनुसार विज्ञान अथवा कला जैसे विशिष्ट विषयों की तकनीकी अभिव्यक्ति हेतु किसी निश्चित अथवा विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त शब्द है। भौतिक, रसायन, प्राणी रसायन। विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणपति, ज्यामिति, अंतरिक्ष विज्ञान, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मानविकी, दूरसंचार तथा प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त होते हैं। निष्कर्ष, पारिभाषिक शब्द ऐसा शब्द है जो विषय विशेष से प्रयुक्त किया जाता हो, जो विषय विशेष की सुनिश्चित धारणा को प्रकट करता हो, जिसकी अर्थ सीमा सुनिश्चित हो। अब रुके, मैं पढ़ता हूँ। पारिभाषिक शब्द का मतलब, देखिए पारिभाषिक शब्द समझ रहे हैं आप किसको कहा जाता है? पारिभाषिक शब्द मतलब है जो कि बहुत सारा ऐसा, जैसे हमारा मान लीजिए साहित्यिक रचना है या कुछ भी कहानी है या कुछ कविता है, तो उसमें इस तरह से जैसे पारिभाषिक शब्दावली विशिष्ट विचारों को लिपिबद्ध करने हेतु ग्रहण, अनुकूल और निर्माण द्वारा तैयार किए जाने वाले प्रतीक मात्र हैं। इस तरह से कहा गया है, चैम्बर्स टेक्निकल ने कहा है। अब मैं पढ़ता हूं, देखिए सुनिए। पारिभाषिक शब्द का महत्व क्या है? आज का युग विज्ञान और प्रविधि का युग है। विज्ञान की नई उपलब्धियों, विभिन्न ज्ञान विज्ञान के चिंतन क्षितिज से समुचित परिचय करने कराने के लिए सामान्य शब्दों का नहीं बल्कि विशिष्ट शब्दावली का ज्ञान आवश्यक है। देखिए व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब क्या है? हिंदी का शब्द नहीं है। व्हाट्सएप मान लीजिए, ट्विटर वगैरह हो गया। आजकल लोग क्या बोलता है? ट्वीट किया है, ट्वीट। व्हाट्सएप का आपको हिंदी पता ही नहीं है, हम लोगों को नहीं पता है। और व्हाट्सएप, जो मूर्ख से मूर्ख आदमी है वो भी व्हाट्सएप यूज करता है। तो उसी तरह से या ज्ञान विज्ञान है, तो विज्ञान से रिलेटेड चीज है, तो उसके लिए विशिष्ट शब्दावली का ज्ञान होना आवश्यक है। तो जिस भाषा में जितने अधिक परिभाषक शब्दों का रचाव जमाव होगा, वह भाषा आज उतनी ही संपन्न कहलाएगी तथा समकालीन जीवन जगत के लिए उतनी ही अधिक उपयुक्त कही जाएगी। किसी भी भाषा में समुचित पारिभाषिक शब्द की विद्यमानता उस भाषा भाषी वर्ग के बौद्धिक उत्कर्ष की परिचायक होती है और उसका अभाव बौद्धिक दरिद्रता का। सचमुच समर्थ राष्ट्र की भाषा में पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण तथा विकास की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। जिस भाषा में पारिभाषिक शब्द नहीं है, वह बौद्धिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों की भाषा है। आज कोई भी भाषा पारिभाषिक शब्दावली के स्तर पर निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकती। इस प्रक्रिया के रुकने का अर्थ होता है ज्ञान विज्ञान के रथ के पहियों का रुक जाना। हिंदी के संदर्भ में पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है। उसे स्वतंत्रता के बाद संघ की राजभाषा, हिंदी प्रदेशों की राजभाषा तथा हिंदी प्रदेशों के में सह राजभाषा का पद प्राप्त हुआ है। अतः इस गंभीर उपयोग के लिए भाषा का सर्वांगीण विकास अनिवार्य है। समस्त ज्ञान विज्ञान विधि आदि की इन
ज्ञान शाखाओं को परिभाषिक शब्दावली से संपन्न करना जरूरी है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों के स्थान पर हिंदी के पारिभाषिक शब्दों का होना आवश्यक है। देखिए अंकित, ऐसा बहुत सारा शब्द है, जैसे रेल में हमने गाड़ी जोड़ के रेलगाड़ी बना दिया। ट्रेन का रेल, रेल रेल भी अंग्रेजी का शब्द है, उसमें गाड़ी जोड़ के वो बना दिया रेलगाड़ी। डॉक्टर को हम लोग डॉक्टर ही बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में भी लोग डॉक्टर ही बोलते हैं। वैद्य कोई नहीं बोलता है। बोला अगर किसी का तबीयत खराब हो तो ऐसा बोला जाए कि वैद्य से दिखा लो, नहीं जाते। वैद्य मतलब सोचते लोग कि आयुर्वेदिक वाले होंगे कुछ। उसी प्रकार से ट्रेन, तो चाहे मूर्ख भी आदमी हो वो भी ट्रेन ही बोलेगा। ट्रेन का हिंदी क्या होता है मुझे भी नहीं मालूम। तो वही कहना चाह रहा है कि जिस भाषा में उसका पारिभाषिक शब्द अपना जितना होगा वह भाषा उतना ही संपन्न होगा। समस्त ज्ञान विज्ञान विधि आदि की ज्ञान शाखाओं को पारिभाषिक शब्दावली से संपन्न करना जरूरी है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों के स्थान पर हिंदी के पारिभाषिक शब्दों का होना आवश्यक है। अब प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक हिंदी का प्रयोग होने लगा है। अभी देखिए आजकल अब सरकार ने एक डिसीजन लिया है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की किताबें जो है वह भी हिंदी में लिखी जाने लगेंगी। सो नए राजनीतिक संदर्भ, नई शिक्षा नीति ने हिंदी में नई शब्दावली के निर्माण की समस्या को उत्पन्न कर दिया है। नई शब्दावली के निर्माण की समस्या प्रस्तुत करने से के पूर्व पारिभाषिक शब्द की सामान्य विशेषताओं की ओर दृष्टिपात कर लिया जाए। पारिभाषिक शब्दों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यहां से पढ़िए तो अंकित। पारिभाषिक शब्दों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, पढ़िए तो। पारिभाषिक शब्दों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पारिभाषिक शब्द परिभाषित होते हैं, अर्थात ऐसे शब्दों को उनकी संकल्पना के अनुसार परिभाषा या व्याख्या देकर समझाया जाता है अथवा समझना पड़ता है। यथा धनतत्व, वोल्ट, कुंडली, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, गुणांक आदि। पारिभाषिक देखिए सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर का हिंदी क्या होता है हम लोगों को नहीं मालूम। कंप्यूटर का भी क्या होता है वह भी नहीं मालूम। वोल्ट हो गया, इतना वोल्ट का है, कितना वोल्टेज है वो भी उसका भी हिंदी पता नहीं। आगे पढ़िए दूसरा। पारिभाषिक शब्द की एक विशेषता है उसकी असामान्यता, अर्थात ऐसे शब्द से संबंध, विचार, भाव या संकल्पना आदि सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होते, जैसे प्रतिभू, ईंडा पिंगला, रक्ताणु, कार्बनिक आदि। पारिभाषिक शब्द दृढ़ होते हैं। कुछ पारिभाषिक शब्दों में ऐसा आशय छिपा रहता है जो शब्द के विशेषण से स्पष्ट नहीं होता तथा उसे जानने के बाद भी परंपरा और प्रयोग द्वारा ही समझा जा सकता है, जैसे काव्यशास्त्र का चित्रतुर्गन्याय, दर्शन शास्त्र का ब्राह्मण, माया कुंडलिनी कुंडलिनी अहित आदि। आदि। पारिभाषिक शब्दों में चूंकि प्रमुख भाव या विचार होते हैं, अतः प्रयोग के समय उनके अर्थ को व्याख्या या परिभाषा देकर तापीय, नाभिकीय, कंपोज, एंटेना, सॉफ्टवेयर आदि। पारिभाषिक शब्दों के अर्थ अत्यधिक सूक्ष्म होते हैं, इसलिए उनका सही अर्थ जानना आवश्यक है। जैसे प्रतिभू मतलब श्योरिटी, प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटी, ताप मतलब हीट एवं तापमान मतलब टेम्परेचर। पारिभाषिक शब्द विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट किंतु अलग अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जैसे
कल्चर शब्द मानविकी में संस्कृति के अर्थ में प्रयुक्त होता है, किंतु कृषि विज्ञान में कल्चर से तात्पर्य कृषि से है, जैसे सीरीकल्चर रेशम कीट का पालन। इसी प्रकार सैन्य विज्ञान में सिक्योरिटी शब्द का अर्थ है सुरक्षा, किंतु बैंकिंग में सिक्योरिटी का अर्थ है प्रतिभूति। अर्थात किसी एक ज्ञान क्षेत्र के पारिभाषिक शब्द के लिए दूसरा कोई भी पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे विधि में प्रयुक्त नोटिफिकेशन अंतरिक्ष में प्रयुक्त इनसेक्ट आदि के पर्यायवाची पारिभाषिक शब्द में प्रयुक्त नहीं हो। नोटिफिकेशन मतलब विधि में प्रयुक्त नोटिफिकेशन मतलब लीगल नोटिफिकेशन अगर कुछ आता है। तो पारिभाषिक शब्दावली के गुण है, किसी भी पारिभाषिक शब्दावली में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। जैसे पारिभाषिक शब्दों के अर्थ निश्चित तथा स्पष्ट होने चाहिए। पारिभाषिक शब्दों में प्रत्यय उपसर्ग आदि जोड़कर परिवर्तन किए जाने की गुंजाइश रहनी चाहिए। जैसे अवर सचिव, अपर कलेक्टर। ठीक है। समान पारिभाषिक शब्दों में एक रूपता होनी चाहिए। पारिभाषिक शब्द उच्चारण की दृष्टि से सरल तथा सुबोध होना चाहिए। प्रत्येक पारिभाषिक शब्द की स्वतंत्र सत्ता होनी चाहिए। पारिभाषिक शब्द का निर्माण यथासंभव लघु होना चाहिए। लघु मतलब छोटा, और लघु का अपोजिट क्या होता है? विलोम, दीर्घ या विशाल। पारिभाषिक शब्दों का निर्माण यथासंभव एक ही मूल शब्द से किया जाना चाहिए। पारिभाषिक शब्द विषय वस्तु के अनुरूप होने चाहिए। पारिभाषिक शब्दावली में संक्षिप्तता के साथ साथ सांकेतिकता भी होनी चाहिए। सामान्यतः पारिभाषिक शब्द मूल हो मतलब ओरिजिनल हो, व्याख्यात्मक नहीं। जैसे अहिंसा एक पारिभाषिक शब्द है, इसके स्थान पर किसी के प्रति हिंसा का भाव न रखना नहीं हो सकता। जैसे अहिंसा अगर यूज करना है और वहां पर में हम ऐसा यूज करें, ऐसा इस तरह से बोले कि किसी के प्रति हिंसा का भाव नहीं रखना हो सकता है, यह पारिभाषिक शब्द अहिंसा की व्याख्या है। अन्य भाषा से ग्रहित पारिभाषिक शब्दों को अनुकूलन की निर्माण प्रक्रिया के द्वारा अपनी भाषा की प्रकृति के अनुसार ढाल लेनी चाहिए। पारिभाषिक शब्द ऐसा हो जिससे उसके अर्थ से संबंध छायाओं को प्रकट करने वाले शब्द बनाए जा सके। पारिभाषिक शब्दों के प्रकार। प्रयोग की दृष्टि से पारिभाषिक शब्दों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, जो इस प्रकार है। वो पहला है आंशिक या अपूर्ण पारिभाषिक शब्द, जिसमें पारिभाषिक ऐसे शब्द हैं जो विषय विशेष से संबद्ध प्रकृति में समझना आवश्यक है ताकि उनके प्रयोगों में संदिग्धता न हो। जैसे प्रवज्या अंतरिक्ष विशेष अर्थ देते हैं, अतः पारिभाषिक स्वरूप का निर्वाह करते हैं, लेकिन जब उस विषय क्षेत्र से बाहर उनका प्रयोग होता है तो उनका पारिभाषिक अर्थ नहीं रहता, सामान्य अर्थ ही होता है। जैसे असंगति शब्द काव्य शास्त्र विषय में एक विशेष अलंकार का वाचक है, विशेष पारिभाषिक शब्द है। शक्ति शब्द भी इसी प्रकार का है, पर सामान्य प्रयोग में असंगति और शक्ति शब्द के पारिभाषिक अर्थ नहीं है। ऐसे शब्दों को अपूर्ण अथवा आंशिक पारिभाषिक शब्द कहा जा सकता है। अब है पूर्ण पारिभाषिक शब्द। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका पारिभाषिक शब्द के रूप में ही प्रयोग होता है, सामान्य प्रसंग में होता ही नहीं। ऐसे शब्द पूर्ण पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। जैसे नाट्य शास्त्र में प्रयुक्त पंच संधि शब्द इतना रूढ़ पारिभाषिक शब्द है
कि इसका अन्यत्र किसी प्रसंग में प्रयोग हो ही नहीं सकता। यही स्थिति नाट्य शास्त्र के अर्थ प्रकृति शब्द की है। लॉजाइनस के सबलाइम का प्रयोग भी पारिभाषिक अर्थ में ही संभव है। ये शब्द पूर्ण पारिभाषिक शब्द हैं। कुछ प्रशासनिक शब्दावली है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे एडहॉक है, एडहॉक का अर्थ होता है तदर्थ, असेंबली का सभा, एडमिनिस्ट्रेटर का प्रशासक, एक्ट का अधिनियम, बिल का विधेयक, आर्टिकल का अनुच्छेद, अलाउंसेस का भत्ता, ऑटोनॉमी का स्वायत्तता, एक्टिंग का कार्यकारी, इलेक्शन का चुनाव। डिसिप्लिन का अगला पेज, डिसिप्लिन का अनुशासन, एक्स ऑफिसिया का पदेन, एंडोर्स का अंकन, इनवैलिड का अमात्य। वाइस चांसलर का होता है हिंदी कुलपति, कैबिनेट सेक्रेटरीट का होता है मंत्रिमंडल सचिवालय, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का जो सीबीआई बोलते हैं जिसको, उसका होता है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, एजुकेशन डिपार्टमेंट का होता है शिक्षा विभाग, इमरजेंसी का होता है आपातकालीन, इंक्वायरी का होता है जांच, रजिस्ट्रार का होता है कुल सचिव, डीन का होता है अधिष्ठाता। उसी प्रकार से मानविकीय परिभाषिक शब्दावली है कुछ जो इस प्रकार है। असिस्टेंट सेक्रेटरी, सहायक सचिव, कस्टोडियन, अभिरक्षक, सिटीजनशिप नागरिकता, डिप्टी, उप, एस्थेटिक्स सौंदर्य शास्त्र, बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद, क्रिएशन सर्जन, एनवायरनमेंट परिवेश, इंडोलॉजी प्राच्य विद्या, राइट अधिकार, सेंसिटिविटी संवेदनशीलता, इमोशन संवेग, डीन अधिष्ठाता, ओथ कमिश्नर शपथ आयुक्त, पोलिंग ऑफिसर मतदान अधिकारी, स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति, एडवोकेट अधिवक्ता, सेरेमनी उत्सव, कल्चर संस्कृति, डायरेक्टर संचालक, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानव विज्ञानी, कंटेंट विषय वस्तु, कल्चरल हेरिटेज सांस्कृतिक विरासत, फ्रस्ट्रेशन कुंठा, लिटरेसी साक्षरता, पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण, रिजर्वेशन आरक्षण, डिफामेशन मानहानि, कैबिनेट मंत्रिमंडल, गाइडेंस मार्गदर्शन, पॉपुलेशन जनसंख्या, टारगेट लक्ष्य, ट्रेडमार्क व्यापार चिन्ह, वर्किंग मैन कार्यकर्ता, अंडर सेक्रेटरी अपर सचिव, स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति, ठीक है, ऑनेस्टी ईमानदारी। अब कॉमर्स रिलेटेड कुछ शब्द है, अकाउंटेंट का लेखपाल, कैपिटल का पूंजी, करेंसी का मुद्रा, क्रेडिटर का ऋणदाता, इनकम का आय, ऑडिट का गणना परीक्षा, कैशियर का रोकड़िया, करंट अकाउंट का चालू खाता, डेटर्स का ऋणी, इन्वेस्टमेंट का निवेश। उसी प्रकार से लीडर गलत लिखा हुआ है, लेजर होगा, लेजर का खाता, गारंटी का प्रत्याभूति, प्रोडक्शन का उत्पादन, प्लेज का गिरवी, टेंडर का निविदा, एक्चुअल कॉस्ट वास्तविक मूल्य, एक्सेशन समायोजन, बिल ऑफ एक्सचेंज विनिमय पत्र, कैपिटल पूंजी, क्रेडिट साख, एक्सपोर्ट निर्यात, फाइनेंस वित्त, गारंटी प्रत्याभूति, इनकम टैक्स आयकर, क्रेडिट स्लिप जमा पर्ची, हेड क्लर्क प्रधान लिपिक, गुड्स माल, प्रोविडेंट फंड भविष्य निधि, प्रोडक्शन उत्पादन, स्टोर कीपर भंडारी, टेंडर निविदा, मैनेजर प्रबंधक, नेट लॉस शुद्ध घाटा, रेकरिंग आवर्ती जमा, टैक्स कर, ट्रेड व्यापार, अकाउंट खाता, एजेंट अभिकर्ता, कोऑपरेटिव बैंक सहकारी बैंक, कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध, डिमांड मांग, फाइनेंशियल वित्तीय, हेड्स मद, इंपोर्ट आयात, पेमेंट भुगतान, एंट्री प्रविष्टि, फाइनेंस ऑफिसर वित्त अधिकारी, ज्वाइंट डायरेक्टर संयुक्त संचालक, प्रॉफिट लाभ, स्टेनोटाइपिस्ट, ट्रेजरर
खजांची। इसको पढ़िए तो आप अंकित, न्यायिक संबंधी शब्दावली को। जी सर। पढ़िए। कहाँ से? न्यायिक संबंधी शब्दावली। एफिडेविट, शपथ पत्र, एक्ट, अधिनियम, एडवाइस, सलाह, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, एडॉप्शन, दत्त ग्रहण, अप्रूवल, अनुमोदक, आर्बिट्रेटर। जरा जोर से पढ़िए। सर थोड़ा गला मेरा बैठा हुआ है। क्या हुआ, बहुत गाना गा लिए क्या? नहीं, कल सर्दी थोड़ा हो गया था तो जोर से पूरा कफ हो गया था। ओके। एडवाइस, सलाह, अप्रूवल, अनुमोदन, हम्म, आर्बिट्रेटर, मध्य शपथ, पंच, क्रिमिनल, फौजदारी, कोर्ट, संहिता, सिविल कोर्ट, दीवानी अदालत, कैंटोनमेंट, छावनी, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, क्लेम, दावा, अभियाचक, क्लेमेंट, दावेदार, अधियाचक, कमीशन, हम्म, आयोग, कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति, कमीशन, आयोग, हम्म, कंसिडरेशन, विचार, कंटेम्प्ट, अवमानना। डिस्प्यूट, विवाद, डिप्लोमेसी, कूटनीति, डिसमिस, बर्खास्त, इलेक्शन, निर्वाचन, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिक, पालिका, डिसीजन, निर्णय, डिसिप्लिनरी, अनुशासनात्मक, डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, इक्वालिटी, समानता, फाइन, दंड। फेडरल, संघीय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, इंक्वायरी, जांच, इम्प्रिजनमेंट, कारावास, एक्सट्रीमिस्ट, उग्रवादी, कॉन्स्टिट्यूएंसी, निर्वाचन क्षेत्र, क्रॉस एग्जामिनेशन, प्रति परीक्षा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला दंडाधिकारी, डिफामेशन, मानहानि, एंटाइटल, अधिकारी, इमरजेंसी, आपात, एग्जेम्प्ट, मुक्त, फ्रीडम, स्वतंत्रता, ग्रेचुटी, उपदान। ग्रेचुटी मतलब प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेचुटी जो मिलता है वो ग्रेचुटी। इम्पीचमेंट, महाभियोग, जुडिशियल, न्यायिक, लॉयर, वकील, लाइसेंस का लाइसेंस ही होता है, लेबर कोर्ट, श्रम न्यायालय, पेनल्टी, दंड, रिकॉर्ड, अभिलेख, रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, ऑफिशियल, कार्यालयीन, रूल, नियम, प्रेजाइडिंग, पीठासीन, पब्लिक, लोक, राइट्स, अधिकार, सफरेज, मताधिकार, स्टे, स्थगन, ठीक है। गैजेट मैंने राजपत्र, इलीगल, अवैध। 63, नहीं नहीं, लेफ्ट साइड का पढ़ लिए और राइट साइड का पढ़ रहे हैं। गैजेट है ना, गैजेट 63 पेज संख्या 63। हाँ ठीक है, बस यही यही यही। गैजेट, राजपत्र, इलीगल, अवैध, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, जज, न्यायाधीश, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, कंट्रीब्यूशन, योगदान, सिविल जज, व्यवहार न्यायाधीश, डिक्री, डिक्री मतलब निर्णय, डिफेंस, प्रतिरक्षा, डिपेंडेंट, प्रतिवादी, एविडेंस, साक्ष्य, फीस, शुल्क, फंडामेंटल, मौलिक, इंजुरी, क्षति, लॉ, विधि, जस्टिस, न्याय, ओपिनियन, अभिप्राय, लीगल, वैध, पर्सनल, कार्मिक, पेंशन, पेंशन का पेंशन, रिपब्लिक का गणतंत्र, सक्सेशन, उत्तराधिकार, ओथ, शपथ, प्लेंटिफ, वादी, ठीक है, पासपोर्ट, परिपत्र, रिकमेंडेशन, अनुशंसा, रिजर्वेशन, आरक्षण, सेशन, सत्र, ट्रिब्यूनल, न्यायाधिकरण। अब देखिए वैज्ञानिक से, विज्ञान से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है, मैं इसको फास्ट पढ़ूंगा ये सबको। एक्सिस का धुरी, एसिड अम्ल, एंगल कोण, एसिडिटी अम्लता, पॉल्यूशन प्रदूषण, बायोटेक्नोलॉजी जैव तकनीकी, टिश्यू उत्तक, एंटीबायोटिक प्रतिजैविक, एटॉम परमाणु, एक्टिव सक्रिय, एनेस्थेसिया संवेदना हरण। अब देखिए, अब बोलेगा कि किसी को ऑपरेशन, अंकित, अंकित, जी सर। अब देखिए एक वर्ड है एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया जानते हैं आप किसको कहा जाता है?
सुना है सर, पता नहीं। जब भी किसी का ऑपरेशन किया जाता है, मान लीजिए किसी का हड्डी में चोट है या कुछ ऐसा चीर फाड़ करना है, तो उसको लोकल एनेस्थीसिया दे दिया जाता है। मान लीजिए उंगली में कहीं पर ऑपरेशन करना है या हड्डी वगैरह टूटा है, तो डॉक्टर क्या करेगा, वहां पर बहुत सारा सुई दे देगा, उसको बोलते हैं लोकल एनेस्थीसिया। अब लोकल एनेस्थीसिया का मतलब देखिए ये होता है कि उतना दूर जो है ना वो सुन्न हो जाएगा, उसको काट दे, उस पर ऑपरेशन करे, उसमें कुछ भी करे, चीर फाड़ करे डॉक्टर, आपको महसूस नहीं होगा दर्द। एक बार ऑपरेशन हो जाए उसके बाद दर्द महसूस होगा। आप समझ रहे हैं बात? अंकित, जी सर। तो अब उसका हिंदी जैसे है संवेदना हरण। जैसे मैंने कहा कि उसका ये मीनिंग होता है एनेस्थेसिया का, लोकल एनेस्थेसिया का, कि आदमी को संवेदना नहीं रहेगा, मतलब वो वहां का असर नहीं होगा उसको। अगर दुख रहा है, दर्द हो रहा है, तो वो दर्द महसूस नहीं होगा। तो बात तो वही है। लेकिन किसी को बोलेगा कि ऑपरेशन के पहले डॉक्टर अभी क्या कर रहा है, तो संवेदना हरण दे रहा है, तो ये सुनने में कैसा लगेगा और कितना आदमी समझेगा बताइए? आप बात समझ रहे हैं? क्या बोलिएगा, एनेस्थेसिया नहीं देकर के देकर बोलिएगा संवेदना हरण उसको डॉक्टर अभी दे रहा है, कुछ समझ में आएगा बताइए? तो इसीलिए एनेस्थेसिया ही यूज किया जाता है वर्ड। बायो एनर्जी, जैव ऊर्जा, सेल, कोशिका, सैटेलाइट, उपग्रह। नेक्स्ट पेज, पेज संख्या 64। रेडिएशन, विकिरण, माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंग, जेनेटिक्स, अनुवांशिकी, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, फर्टिलिटी, उर्वरता, एब्डोमेन, उदर, उदर मतलब पेट, ब्रेन, मस्तिष्क, ब्लास्ट, विस्फोटक, एरोनॉटिक्स, अंतरिक्ष विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र, बेली, बेली माने पेट, बॉटनी, बॉटनी का होता है वनस्पति विज्ञान, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, बैरोमीटर मतलब वायु मापक, केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र, पैरासाइट परजीवी, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण, डायग्नोसिस रोग निदान, फॉसिल जीवाश्म, पैरासाइट परजीवी, बायोस्फीयर जीव मंडल, बैलून गुब्बारा, अबॉर्शन गर्भपात, एनाटॉमी शरीर रचना विज्ञान, एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण, बॉयल का फोड़ा, होता है ना फोड़ा निकल गया, उसको उसके लिए अंग्रेजी शब्द है बॉयल। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री जैव रसायन, बैकबोन मैंने रीढ़ की हड्डी, बायोमैथमेटिक्स जैव गणित, कंडक्टिविटी माने चालकता, कंपाउंड यौगिक, कॉस्मोलॉजी सृष्टि विज्ञान, एनर्जी ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, जाइंट सेल महाकोशिका, ग्लैंड गिल्टी, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट घटक, डायग्नोसिस रोग निदान, एलिमेंट तत्व, फ्रिक्शन घर्षण, गैस हवा, हाइपरटेंशन अति तनाव। अब कुछ शब्द हैं जो कि पारिभाषिक शब्द अंग्रेजी से डायरेक्ट हिंदी में आया है, ठीक है। जैसे ऑनरेरियम मानदेय, एक्ट का अधिनियम, डोमिसाइल का अधिवास, कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान, एविडेंस का साक्ष्य, मेमोरेंडम का ज्ञापन, ट्राइब का जनजाति, ऑनेस्टी का ईमानदारी, ब्यूरोक्रेसी का नौकरशाही, एडवोकेट जनरल का महाधिवक्ता, ब्रॉडकास्टिंग का प्रसारण, एग्जीक्यूटिव का कार्यपालिका, गैजेट का सूचना पत्र, सस्पेंड का निलंबन, विल का वसीयत। ठीक है, कुछ प्रश्न है जो आप खुद से कीजिए। 3 प्रश्न है जो वस्तुनिष्ठ है, उसको मैं पढ़ता हूं। विभिन्न ध्वनियों के संयोग और मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को डैश कहते हैं। अंकित, शब्द, वाक्य, संधि और वर्ण क्या कहते हैं? उसको शब्द कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, पारिभाषिक शब्द को और क्या कहा जाता है? सर्वनाम, वाक्य शब्द, तकनीकी शब्द या तीनों? बोलिए। वाक तीनों होगा। हाँ, नहीं, वाक्य शब्द कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, वाक्य से कंप्लीट बनाता है। हाँ, सर आगे। विज्ञान अथवा कला जैसे विशिष्ट विषयों की तकनीकी अभिव्यक्ति हेतु किसी निश्चित अथवा
विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त शब्द पारिभाषिक शब्द हैं। उपरोक्त कथन किसका है? रैंडम हाउस का, चैम्बर्स डिक्शनरी का, एमएल मुक्ता का, या इनमें से कोई नहीं? एमएल आंसर मुक्ता। आंसर होगा एमएल मुक्ता। तो ये आपका जो है, हम लोगों ने कितना चैप्टर पढ़ लिया है पता है आपको? पारिभाषिक शब्दावली मिलाकर के हम लोगों ने कुल 12 चैप्टर खत्म कर लिया है। कुल 28 चैप्टर है हमारा, 27 चैप्टर, 12 हमने खत्म कर लिया। और ये इस प्रकार से हमारा यूनिट 2 समाप्त हो गया। अब हम लोग यूनिट 3 की ओर चलते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी कथा है, इकाई 3। ठीक है, ये महात्मा गांधी जी का कथांश है। तो चैप्टर का नाम है विलायत पहुंच ही गया, आत्मकथांश। ठीक है, लेखक का परिचय कौन है? महात्मा गांधी का जन्म, महात्मा गांधी ने स्वयं लिखा है इसको। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद तथा माता का नाम पुतलीबाई था। 12 वर्ष की अल्पायु में ही उनका विवाह कर दिया गया। 1887 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद गांधी जी वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश गए और 1891 में गांधी जी बैरिस्टर बनकर लंदन से भारत लौटे और 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंग भेद की नीति के कारण अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी प्रमुख भूमिका रही। वे सत्याग्रह के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे। गांधी जी को महात्मा गांधी के नाम से पहली बार 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने संबोधित किया। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। तो देखिए अंकित, गांधी जी को राष्ट्रपिता पहली बार किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और महात्मा शब्द जो हम लोग बोलते हैं महात्मा गांधी, वो पहली बार किसने कहा था? तो 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने कहा था। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में दांडी यात्रा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका रही। गांधी जी ने जीवन भर सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया और सभी को इसका पालन करने के लिए वकालत की। उन्होंने साबरमती आश्रम में अपना जीवन व्यतीत किया और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। तो इस पाठ का सारांश यह है, विलायत पहुंच गया इस आत्मकथा में, आत्मकथांश में गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से लिया गया है, जिसमें गांधी जी ने अपनी विलायत यात्रा के संबंध में वर्णन किया है। ठीक है, विलायत मतलब विदेश होता है। तो गांधी जी की यात्रा के दौरान परेशानियां। अपनी इस यात्रा के दौरान जहाज में प्रारंभ में गांधी जी को कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए वैसे वैसे वे अधिक परेशान होने लगे। मजुमदार को जोड़कर शेष सभी सहयात्री अंग्रेज थे। मतलब एक ही आदमी था उस जहाज पर जो कि मजुमदार, मतलब बंगाली हो गया, बंगाली मतलब हिंदुस्तानी था, वरना सभी लोग अंग्रेज थे। अतः उन सभी से अंग्रेजी में बात करने में गांधी जी को काफी परेशानी आती थी, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी में बात करने की आदत ही नहीं थी। अंग्रेज सहयात्री उनसे बोलने का प्रयत्न करते तो पहले गांधी जी उनकी बात को समझ ही नहीं पाते थे, और समझ भी लेते तो उसका क्या जवाब देना है यह उन्हें नहीं सूझता था, क्योंकि बोलने से पहले
हर एक वाक्य को जमाना पड़ता था। देखिए क्या कह रहे हैं, ये थे आपको गुजराती, गुजरात प्रांत से आते थे, अंग्रेजी उतनी अच्छी थी नहीं, तो इन और अंग्रेज जब इनसे बात करना चाहते थे तो यह बात नहीं करते थे, क्योंकि इनको अंग्रेजी में ही जवाब देना होता है। और तब ये क्या करते थे, बहुत सारा वाक्य को, एक वर्ड को एक साथ मिला करके उनको जोड़ते थे, तब वो जोड़ करके तब अपनी बातों को रखते थे। कितना परेशान ये थे, सोचिए अपने मतलब अंग्रेजी को लेकर के कितना परेशानी इनको सहना पड़ा। वकील की जीभ चर पर। गांधी जी अपनी विलायत यात्रा के दौरान जहाज में बहुत कम बोलते थे, क्योंकि मजुमदार को छोड़कर सभी शेष यात्री अंग्रेज थे। इस पर मजुमदार ने गांधी जी को उनको उनके कम बोलने पर कहा कि तुम बातचीत करते रहा करो। चूंकि गांधी जी वकील थे और देखने में आता है कि वकील लोग बोलने में तथा बहस करने में बहुत तेज होते हैं, इसी कारण मजुमदार ने गांधी जी से कहा कि वकील की जीभ तो चर पर चलती रहना चाहिए, चर पर, परंतु तुम तो हमेशा शांत ही रहते हो। शाकाहारी गांधी जी। गांधी जी को कांटे चम्मच से खाने नहीं आता था। हम लोग क्या है, घर में हिंदुस्तान में क्या होता है, हाथ से खाते हैं, परंतु विदेशों में लोग हाथों से नहीं खाते हैं। किससे खाते हैं, चम्मच से खाते हैं, वो भी कांटा वाला चम्मच। और चाइना में तो और भी खाने का जो उसका रहता है, वो क्या है, वो चिमटा से खाता है, वो लोग चिमटा से एक एक चिमटा उठा करके। तो चूंकि गांधी जी शाकाहारी थे, इस कारण वहां किस पदार्थ में मांस मिला है यह पूछने की भी उनकी हिम्मत नहीं होती थी। अतः वे सबके साथ खाने की टेबल पर खाना खाने की अपेक्षा अपने कमरे में ही खाना खा लेते थे, जो अपने साथ घर से लेकर आए थे। घर से जो खाना लेकर गए थे वही खा लेते थे। अब मजुमदार गांधी जी को सबसे मिलने जुलने का कहते तथा एक वकील होने के नाते हुए अपने अनुभव भी गांधी जी को बताते रहते थे। गांधी जी ने के एक अंग्रेज सहयात्री से यह पूछते रहते कि आप क्या खाते हैं, आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसी से बातचीत क्यों नहीं करते, प्रश्न पूछते रहते। उन्होंने गांधी जी को खाने की मेज पर जाने की सलाह दी। गांधी जी की मांस न खाने की बात सुनकर उनका कहना था कि इंग्लैंड में इतनी ठंडी रहती है कि मांस खाए बिना और शराब पिए बिना चलता ही नहीं। गांधी जी शुद्ध शाकाहारी थे, अतः गांधी जी मांस खाना पसंद नहीं करते थे। अंग्रेज सहयात्री द्वारा मांस खाने का कहने पर गांधी जी का कहना था कि मांस न खाने के लिए वे अपनी माताजी से वचनबद्ध हैं। मतलब अपनी माताजी को वचन देकर के आए हैं कि मैं मांस कभी नहीं खाऊंगा। इस कारण वे शाकाहार के प्रति निष्ठावान थे, इस कारण वे मांस नहीं खा सकते। अगर उसके बिना काम ही न चला तो वे वापस हिंदुस्तान चले। सोचिए ऐसे थे वो कि अगर मांस खाए बिना विदेश में विलायत में काम नहीं चला तो वे सीधे अपने हिंदुस्तान वापस आ जाएंगे, परंतु मांस नहीं खाएंगे। बिस्केनी की खाड़ी आने पर गांधी जी को न तो मांस की जरूरत महसूस हुई और न ही मदिरा की। उनसे कहा गया कि वे मांस न खाने के प्रमाण पत्र इकट्ठा कर लें। तो मांस नहीं खाता है, वेजिटेरियन है, इस बात का प्रमाण पत्र इकट्ठा कर लीजिए, सर्टिफिकेट। इसलिए इन अंग्रेज मित्र से गांधी जी के ने प्रमाण पत्र मांगा, जिसे उन्होंने खुशी खुशी दे दिया। बाद में गांधी जी को पता चला कि प्रमाण पत्र तो मांस खाते हुए भी प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्हें मांस खा रहा है और उसके बावजूद भी लोग सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है कि मांस नहीं खाते हैं। परेशानियां सहते हुए
यात्रा समाप्त करके गांधी जी साउथैम्पटन बंदरगाह पर पहुंचे। जहाज पर गांधी जी काली पोशाक पहनते थे। मित्रों ने उनके लिए सफेद सफेद फलालैन के कोट पतलून भी बनवा दिए थे। उन्हें गांधी जी ने जहाज से विलायत में उतरते समय पहनने का विचार कर रखा था। यह समझकर कि सफेद कपड़े अधिक अच्छे लगेंगे, वहां वे सूट पहनकर उतरे। गांधी जी के पास 4 सिफारिशी पत्र थे, मैंने सिफारिश लेकर गए थे, लेटर, ठीक है, रिकमेंडेशन लेटर, ताकि वहां पर इनको एडमिशन हो जाए या वहां पर इनका काम हो जाए। तो पहला जो था डॉक्टर प्राण जीवन मेहता के नाम में था, दूसरा दलपत राम शुक्ल के नाम में था, तीसरा प्रिंस रंजीत सिंह जी के नाम में, और चौथा दादा भाई नौरोजी के नाम से। तो जहाज में किसी ने गांधी जी को सलाह दी थी कि विक्टोरिया होटल में ठहरना चाहिए। इस कारण से मजुमदार और गांधी जी उस होटल में पहुंचे। डॉक्टर मेहता से गांधी जी की मुलाकात। डॉक्टर मेहता होटल में उनसे मिलने आए। उन्होंने प्रेम भरा विनोद किया। गांधी जी ने अनजाने में रेशमी रों वाली उनकी टोपी देखने के ख्याल से उठाई और उस पर हाथ फेरा। इससे टोपी के रोए खड़े हो गए। तब डॉक्टर मेहता ने गांधी जी को बहुत सी बातें समझाई, जैसे किसी को किसी की चीजों को छूना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ क्या है, किसी का अच्छा लगा चश्मा तो चश्मा भी पहन लिए, आपका जैकेट अच्छा लगा तो वो भी, परंतु बाहर में क्या है कि किसी की चीजों को छूना नहीं चाहिए। दूसरा ये बात बताया कि किसी से जान पहचान होने पर जो प्रश्न हिंदुस्तान में या यूं ही पूछे जा सकते हैं, वे यहाँ नहीं पूछे जा सकते। तीसरा कि बात करते समय ऊंची आवाज से नहीं बोल सकते। चौथा कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों से बात करते समय सर कहने का जो रिवाज है, वह वहां विलायत में अनावश्यक है, जरूरत नहीं है। पांचवा, सर तो नौकर मालिक से अथवा अपने बड़े अफसर से कहता है। छठवां, होटल में रहने की बजाय किसी परिवार में रहने की सलाह उसने दी। होटल महंगा भी था। माल्टा से एक सिंधी यात्री जहाज पर सवार हुए थे। मजुमदार उनसे अच्छे घुल मिल गए थे। यह सिंधी यात्री लंदन के अच्छे जानकार थे। उन्होंने इनके लिए 2 कमरे किराए पर लेने की जिम्मेदारी उठाई। गांधी जी के हिस्से का होटल का बिल लगभग 3 पाउंड का हुआ था, जिसे देखकर वे चकित हो ही रह गए। 3 पाउंड देने पर भी भूखे रहे। होटल की कोई चीज उन्हें नहीं जमती थी। ठीक है। गांधी जी को भारत देश की याद। गांधी जी अपने कमरे में बहुत परेशान रहे। उन्हें देश की याद खूब आती थी। माता का प्रेम मूर्तिमान होता था। माता से जो प्रेम था, वात्सल्य था, वो उसको बहुत याद आता था। रात पड़ती और वे रोना शुरू कर देते। घर की अनेक स्मृतियों के कारण नींद नहीं आती थी। यहाँ के लोग विचित्र, रहन सहन विचित्र, घर भी विचित्र, घरों में रहने का ढंग भी विचित्र। क्या कहने और क्या करने से यहाँ शिष्टाचार के नियमों का उल्लंघन होगा, इसकी जानकारी भी उन्हें बहुत कम थी। जिस पर खाने पीने का परहेज और खाने योग्य आहार सूखा तथा नीरस लगता था। गांधी जी को खाने पीने का भी परहेज था। दारू नहीं पीते थे, शराब नहीं पीते थे, मांस नहीं खाते थे, ठीक है, और आहार भी सूखा था वहां का। इस कारण गांधी जी की दशा सरौते के बीच सुपारी जैसी हो गई। जैसे सरौता के सुपारी को काटने के लिए क्या है, सरौता का नीचे का भाग और ऊपर का भाग होता है और बीच में सरौता को चिपट दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो गांधी जी का हालत वैसे हो गई, जैसे सरौते के बीच सुपारी की हालत होती है, गांधी जी की भी वही हो गई। विलायत में रहना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन 3 साल विलायत में रहना भी उनके लिए जरूरी था, क्योंकि विलायत आने का आग्रह उनका स्वयं का ही था। इस प्रकार विलायत पहुंच ही गए। पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति यदि दृढ़ संकल्प
शक्ति वाला हो तो वह अपने सिद्धांतों पर चल सकता है, जैसा कि गांधी जी ने किया। इसमें परेशानियां आती हैं, लेकिन सफलता भी अवश्य प्राप्त होती है। कुछ मुहावरे हैं, जैसे श्री गणेश करना, उसका मतलब होता है प्रारंभ करना। प्रयोग, उसका अर्थ होता है आज हमें इस प्रकार से उसका प्रयोग कर सकते हैं श्री गणेश का, जैसे आज हमें विद्यालय में कंप्यूटर कक्ष का श्री गणेश करना है। दूसरा है मुहावरा सरौते में सुपारी की सी दशा, मतलब दोनों ओर से परेशान। इसका प्रयोग इस प्रकार होगा, देश की जनता गरीबी और महंगाई के बीच ऐसे फंस गई है जैसे सरौते में सुपारी। तो आज का पाठ यहीं विराम देते हैं इसको, और अगले, नहीं नहीं रुक जाइए, क्वेश्चन है, अल्प क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, 4-5 क्वेश्चन है। चलिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बताइए गांधी जी का पूरा नाम क्या था, अंकित बताइए। पहला है मोहन बाबू, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास गांधी या राष्ट्रपिता गांधी। अंकित। मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी का आत्मकथा का पुस्तक का क्या नाम था। मेरी आत्मकथा, सत्य के प्रयोग, विलायती बाबू, रामराज्य। मेरी आत्मकथा। नहीं, सत्य जो है, सत्य के प्रयोग। इसका नाम है एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, इंग्लिश में है, आप पढ़िएगा, बुक फेयर आ रहा है ना, उसमें किताब लेकर के पढ़िएगा, बहुत अच्छी की पुस्तक है। जहाज पर गांधी जी ने किस रंग की पोशाक पहनी थी, लाल, सफेद, काली, नीली। सफेद। हम्म, सफेद। नहीं, काली। गांधी जी का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ, गुजरात, मध्य गुजरात। प्रदेश। हाँ, गुजरात में। गांधी जी ने वकालत की शिक्षा कहाँ से ली, भारत, टोक्यो, लंदन। लंदन, चीन। लंदन। लंदन से, लंदन, ठीक है, वेरी गुड। गांधी जी ने किन आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा या सभी। सभी। वेरी गुड। तो आज का पाठ को हम लोग विराम देते हैं, अगले दिन नेक्स्ट क्लास में पेज नंबर 69 से हम लोग शुरू करेंगे। और जो